आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रियल पेपर का सल्यूशन। आपने ही तो मांगा था ना कि गुरुजी जो रियल पेपर हम 2 दिन पहले करवाए थे इसको 302 जेड मेहनत लगा है, लगभग 2 दिन का टाइम लगा इसको सॉल्व करने में। पहले मैंने आपको पेपर दे दिया, वायरल मॉडल पेपर है यार। रियल पेपर मतलब होता है कि जो आपके पेपर में आएगा। और देखिए मैंने एक एक प्रश्न को यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। देखिए हर एक प्रश्न को मैंने इसको क्या किया, सॉल्व किया, इस पेपर में ही सॉल्व करवा दिया। तो समझिए कितना टाइम लगता है भाई साहब बैठ के एक एक प्रश्न को चॉइस करना फिर सॉल्व करना। तो 1 लाइक बनता है ना। आज का वीडियो लाइक टारगेट मात्र 1000 है और मुझे आशा है कि आप लोग लाइक जरूर से जरूर कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका 100 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। ठीक है, सबको पता है पेपर कोड है 302 जेडीए। ओके, 3 घंटे 15 मिनट का क्या मिलेगा आपको, टाइम मिलेगा। तो आज की वीडियो में आपको फुल सोल्यूशन मैं दे दूंगा। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सही सही जवाब देंगे ना? क्या आपके अंदर जुनून है? क्या अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं? क्या आप भी बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करना चाहते हैं? क्या आपके अंदर जुनून है? तो आपके इसी जो जुनून है आपके अंदर ना, इसी को साकार करने के लिए मैं जुनून बैच लेकर आया हूं, जिसमें लास्ट 4 ईयर पेपर, पीडीएफ, सॉल्यूशन, वीडियो सब कुछ मिलेगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और हमारे अपने उस जुनून बैच को ज्वाइन कीजिए, प्यार दीजिए। बहुत बच्चे ज्वाइन किए हैं और अब आपकी बारी है, क्योंकि आपको भी लाल रहा है 95%। मैं यही चाहता हूं कि आप भी लेकर आए ताकि हमें अच्छा लगे। मतलब एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ यार देखिए ये बंदा भी मतलब अच्छा नंबर लेकर आएगा। ठीक है ना? तो ये 100 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहेगा, टाइम रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, आवश्यक रहेगा। सबसे पहले खंड क को हम लोग पूरा पूरा सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, उसके बाद खंड ख को। तो आपका ये समझ लीजिए जो 100 नंबर का आपका हिंदी का पेपर रहेगा ना, मैं आपको पूरा 100 में 100 की तैयारी करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको आधा करवाऊंगा आधा छोड़ दूंगा, नहीं भाई, आपका 100 में 100 की तैयारी करवाऊंगा। देख सकते हैं पूरा पूरा लास्ट का निबंध भी क्या किया मैंने, सॉल्व किया है इसी में। तो पहले चलिए बहुविकल्पी कर लेते हैं, 10 नंबर पक्का करते हैं। पहला क है भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं। तो जो भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं वो हैं आपके राम प्रसाद निरंजन। राम प्रसाद निरंजन कौन है? भाषा योग वासिष्ठ के क्या है, लेखक हैं। रट लीजिए कौन है, राम प्रसाद निरंजन जी हैं। सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना क्या है? तो जो सदल मिश्र की रचना है ना, वो है ना सीके तो पाख्यान। क्या है? ना सीके तो पाख्यान जो है यह सदल मिश्र की रचना है। नोट करिए जब फटाफट आप लोग, क्या है हमारे साथ याद करिए, याद करवा देंगे यार, पूरी 100 में 100 की तैयारी करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2 टॉपिक यहाँ से गुरुजी पढ़ा दिए, 3 टॉपिक अपने घर से उठा लिए, नहीं यार, ये सब में कुछ नहीं उखड़ने वाला। पूरी तैयारी आप सॉल्व कीजिए फुल सोल्यूशन के साथ, हमारे साथ एकदम जुनून के साथ। चंद्रकांता संतति कृति की विधा है। क्या यह एक उपन्यास है? क्या यह एक उपन्यास है? चंद्रकांता जो संतति है, जो कृति है, यह विधा है। किसकी विधा है? यह एक उपन्यास है। यह एक क्या है, उपन्यास है। उसके बाद है बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे। जो बाल कृष्ण भट्ट थे वो किसके संपादक थे? इंदुमती के, परीक्षा गुरु के, हिंदी प्रदीप के या साहित्य सहचर के? तो बाल कृष्ण भट्ट जो संपादक थे वो थे आपके हिंदी प्रदीप के। किसके संपादक थे? हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वो थे बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट किसके संपादक थे? हिंदी प्रदीप के संपादक थे। एकदम रट डालिए, घोल कर पी डालो यार, इससे बाहर नहीं आने वाला। एकदम आपको क्या करना है, घोल कर पी डालना है। ठीक है ना, इस पेपर को एकदम। अगला प्रश्न है यहाँ पे वासुदेव, अंग वाला है ये ना, अंग वाला है ना। वासुदेव सर अग्रवाल की रचना कौन सी है? तो जो साहित्य और समाज है यह वासुदेव सर अग्रवाल की क्या है, रचना है। दूसरा क है यहाँ पे। अब पहला का 5 बहुविकल्पी हो गया, अब दूसरा 5 बहुविकल्पी। पहला क, दूसरा क, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? कितनी नावों में जो कितनी बार है यह काव्य कृति किसकी है? तो कितनी नावों में कितनी बार जो काव्य कृति है यह है अज्ञेय की। वैसे तो आपको पास 4 ऑप्शन रहेगा, गिरिजा कुमार माथुर,
नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन की, तो यह है अज्ञेय की। देखिए मैं इसको यहाँ पे बोल्ट इसलिए कर दिया हूँ, जब मैं इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँ ना, तो आपको ये चीज़ तैयार हो जाए। अब गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। तो पीडीएफ के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी क्या करिए, डाउनलोड करिए। और हाँ, चैप्टर वाइज आपको पूरी हिंदी मैंने पढ़ाया है, शिवम सर बायोलॉजी हिंदी पर। यूट्यूब चैनल नाम क्या है? शिवम सर बायोलॉजी हिंदी। वहां पे आपको पूरे आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। छायावाद की प्रमुख विशेषता है, जो छायावाद है इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन, सौंदर्य एवं प्रेम, इत्ति वृंतात्मकता या श्रृंगारक्ति भावना का पूर्ण अभाव। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोट कर लेना कि छायावाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। किसकी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ये इसका राइट ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। तो इसका थोड़ा आपको चेंजेस करना है। देखिए प्रथम तार सप्तक जो था इसका प्रकाशन वर्ष 1943। दूसरा वाला क्या है? 1951। राइट का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1951, जो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है किसे माना जाता था? हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपको याद है कि नहीं? नहीं याद है तो रट लो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? चार ऑप्शन है, हिंदी पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत या पृथ्वीराज रासो। तो उसको माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। जो पृथ्वीराज रासो हैं यह हिंदी के प्रथम महाकाव्य माने जाते हैं। कौन है हिंदी के प्रथम महाकाव्य? किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ठीक है ना। आगे वाला प्रश्न है, मैथिली शरणगुप्त की काव्य कृति है। जो मैथिली शरणगुप्त है इनकी काव्य कृति कौन सी है? प्रेमांबु प्रवाह, त्रिपथगा, लहर, ग्राम्या। तो मैथिली शरणगुप्त की जो काव्य कृति है यह है प्रेमांबु प्रवाह। प्रेमांबु प्रवाह किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की काव्य कृति। तो मैथिली शरणगुप्त की काव्य कृति का नाम क्या है? प्रेमांबु प्रवाह। प्रेमांबु प्रवाह किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की काव्य कृति का नाम है। एकदम रट डालिए, एकदम रटने वाला आपका ये क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे आएगा गद्यांश आएगा। ये गद्यांश कितने नंबर का आएगा? करे जा लोग, 10 नंबर का आपका गद्यांश आएगा। सबसे पहले आप गद्यांश को जब आप भी पेपर में हल कर रहे हो, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम आपका चालू है, क्योंकि आपके अब आने वाले दिनों में बोर्ड एग्जाम होगा ही आपका। कितने ही दिन है? बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। तो देन आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको गद्यांश को पूरा पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, कैसे पढ़ेंगे? मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है? असंभव, यानी कि आप राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के क्या हैं? पुत्र हैं। सबसे पहला ये प्रश्न पूछेगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो जो गद्यांश के पाठ का नाम है वो क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। अब कैसे बता दिए कि सर ये राष्ट्र का स्वरूप ही है? अरे लाडलो, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है राष्ट्र, यहाँ पे आया है राष्ट्र, यहाँ पर भी क्या आया है? राष्ट्र। जब बार बार राष्ट्र आपका शब्द आया हुआ है तो ये कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जो है यह राष्ट्र के स्वरूप के क्या हैं? लेखक हैं। क्या है? राष्ट्र के स्वरूप के क्या? लेखक हैं। उसके बाद है यहाँ पे अगला दूसरा वाला प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है? पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। यानी कि आप इसको बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। एग्जामिनर चाचा कितना नंबर देगा पता है आपको? 2 नंबर। एक प्रश्न का कितना नंबर देगा? 2 नंबर। यानी कि यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे गए, यानी कि आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं? टोटल आपके 10 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। जो पृथ्वी माँ है हमें क्या देती हैं? अन्न देती हैं, भोजन देती हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है। जो हम पृथ्वी हैं यह जैसे जिस प्रकार माता पालन पोषण करती है अपने बच्चों का, उसी प्रकार ये मातृभूमि हमारा क्या करती है? पालन पोषण करती है।
अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी के क्या हैं, पुत्र हैं। यानी कि यहाँ पे तात्पर्य है कि जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए क्या करती है, वो मेहनत करती है, हमें खाना देती है, बहुत कुछ करती है हमारे लिए। उसी प्रकार जो पृथ्वी है यह हमारे लिए क्या करती है, बहुत कुछ करती है। ठीक है ना। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, देखिए यहाँ पे पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, मतलब यहाँ पे पृथ्वी है लेकिन इस पर मनुष्य बिल्कुल भी नहीं है, तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। क्या है, असंभव है। तो यहाँ पे क्या है, यदि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। क्या है, असंभव है। अगला यहाँ पे चौथा वाला है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। जो पृथ्वी है और जन है यानी कि मनुष्य हैं, ये लोग मिलकर क्या बनाते हैं। अब इसको आंसर कैसे ढूंढेंगे यार, हाउ फाइंड आंसर, आप कैसे आंसर को ढूंढेंगे। तो देखिए पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, यानी कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं या फिर संपादित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप यानी कि उसके रूप को संपादित करते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जो हमारी माता पृथ्वी है यह कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी मातृभूमि संज्ञा जन के कारण ही प्राप्त करती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जहाँ पे संज्ञा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, या फिर आप इसी को छाप दीजिए या फिर यहाँ से आप उसको और अच्छे से बना के लिख दीजिए, कोई इशू बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक पद्यांश है, देखिए गद्यांश हो गया, 10 नंबर पक्का हो गया ना, क्लियर है। अगर क्लियर है तो यार लाइक कर दो यार, क्या जा रहा है यार, एक प्यारा सा आप लाइक नहीं कर सकते क्या। और मुझे आशा है कि आप लोग लाइक जरूर से जरूर कर दोगे यार, जरूर से जरूर लाइक आप कर दोगे वीडियो को, ठीक है ना। अब देखिए 10 नंबर का यहाँ पे, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पद्यांश क्या है, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वस्त्र है विजय पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वार, विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बल्कि बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरी, सिंधु एक समान। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर दिया गया है पद्यांश, ठीक है ना। देखो यार मुझे पता है कि मेरी जो आवाज़ है सही नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप अपने मुझे दिल में बसाते हैं, और एक आप जो अपना हार्ट है ना इसको कमेंट बॉक्स में दे देना ताकि मैं आपके दिल को दिल दे पाऊँ, ठीक है ना मेरे कलेजा लोग। भाई साहब आप लोग मतलब बहुत ही अच्छे, सच में बता रहा हूँ, जितनी आपकी मैं बड़ाई करूँ कम है, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो यार, लाइक करते हो, कमेंट करते हो। ये जो शिवम भैया है ना आपके लिए बहुत मेहनत करेगा, सच्ची बता रहे हैं। शिवम सर बायोलॉजी हिंदी पे लगातार आपको मैं पढ़ाता हूँ। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक अभिनव मनुष्य है। इस जो पद्यांश का शीर्षक क्या है, अभिनव मनुष्य है। इसके रचयिता यानी कवि का नाम क्या, रामधारी सिंह दिनकर है। बस इसका क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कहां से कहां तक है रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए, देखिए यहाँ पे है, कहां पे, आज की दुनिया विचित्र नवीन, इसका आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, मतलब इसको बढ़ा चढ़ा के, यानी कि लिखेंगे दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नवीन मतलब नया, और विचित्र मतलब कि इसमें कई सारे चित्र हैं, वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वस्त्र विजय प्राप्त कर ली है। वह इतना साधन संपन्न हो गया है कि प्रकृति को भी अपने अनुकूल बना लिया है। वैज्ञानिक युग में आज मनुष्य पूर्णतया शक्तिशाली हो गया है, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे, आज के मनुष्य ने
किस पर विजय प्राप्त कर ली है? जो आज का मनुष्य है यह किस पर विजय प्राप्त कर ली है? तो वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वस्व विजय प्राप्त कर ली है। देखिए जो आज मनुष्य है यही तो वैज्ञानिक है ना। देखिए वो चांद पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? चांद पर पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं विजय प्राप्त किए तभी तो चांद पर पहुंच गया। ऐसे तो कोई चांद पे पहुंच जा नहीं जाए। हाँ, तो जो मनुष्य है आज का ना ये बहुत ऊपर तक पहुंच गया भाई, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। उसके बाद यहाँ पे पांचवा लास्ट प्रश्न है नहीं बाकी कहीं व्यवधान से आशय क्या है? मतलब कि ये यहाँ पे जो लाइन बोला जा रहा है ना इसका मतलब क्या है? तो वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज का मनुष्य इतना साधन संपन्न हो गया है कि उसके सामने किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है। वह बिना किसी व्यवधान के सारी बाधाओं को लांघ सकता है। इसका क्या आशय, मतलब इसका मतलब है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न आपका आएगा, वो क्या आएगा? लेखक पर। मैंने इस वीडियो में इसका हिंदी का फुल पेपर सोल्यूशन करवाया हूँ। ये आपका 5 नंबर का पेपर आएगा। अधिकतम शब्द सीमा आपका 80 शब्द रहेगा। वीडियो को यार लाइक करो और आपके अंदर जुनून है तो प्लीज़ यार जाइए जुनून बैच को ज्वाइन कीजिए। 199 में आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं और हमें नहीं लगता लास्ट 4 ईयर का पेपर कोई दे पाएगा। और जो भी प्रूफ है आपके सामने है, कितना बेहतर से जब पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कितने अच्छे से मिल जाएगा। आपसे प्रॉमिस है कि जनवरी के लास्ट तक मैं कंप्लीट पूरा करवा दूंगा, ठीक है ना। पहला है यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये आपके क्या है? 3 जीवन परिचय लिखने के लिए पेपर में देगा 5 नंबर का। तो यहाँ पर मैं किसको उठाया हूँ? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भाई साहब को मैंने उठा लिया है, ठीक ना। अब इनको पूरा रट लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे संक्षिप्त में बता रहा हूँ, संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में। बाकी आप लॉन्ग में तो बना चढ़ा के लिख लोगे। अगर आपको सब कुछ आता ही रहेगा तो लिखने में क्या जा रहा है यार? आपको बना के ही लिखना है। आपको बस मेन पॉइंट याद होना चाहिए। अब मेन पॉइंट में सर हमें क्या क्या याद होना चाहिए? सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का क्या याद होना चाहिए? जन्म याद होना चाहिए। तो इनका जन्म कब हुआ था? सन 1931 ईस्वी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। प्रसिद्धि मतलब ये विख्यात, किसे विख्यात थे? मिसाइल मैन। इनको भारत का मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। और ये जनता के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पिता का क्या नाम था? जैनुलाब्दीन था। इनके माता का नाम असी अम्मा था। क्या था? असी अम्मा। इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? मतलब इन्होंने पढ़ाई, तो इन्होंने पढ़ाई इंजीनियरिंग किया था। क्या किया था? इंजीनियरिंग इन्होंने पढ़ाई किया था। इतने सरल भाषा में कोई नहीं समझाएगा यार, कोई आपको पेपर सोल्यूशन नहीं कराएगा। मिलेगा एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल पे, टेंशन नहीं लेना है। लेखन विधा की बात करें, मतलब कि इन्होंने क्या क्या लिखा था? तो इन्होंने काव्य लिखा था और आत्मकथा इन्होंने लिखा था। इनकी भाषा कैसी थी? मतलब ये किस भाषा का प्रयोग करके लिखते थे अपनी काव्य कृतियों को? तो सरल, प्रवाहमय, बोधगम्य, इन भाषाओं का यूज करते थे। इनकी शैली कैसी थी? शैली मतलब जैसे कि अगर कोई लड़का है आपसे बात कर रहा है तो आप बता सकते हैं ना कि आपकी भाषा शैली अच्छी नहीं है, मतलब कि वो सही से बात नहीं कर रहा है। टीचर कहते हैं ना कि यार तेरी भाषा शैली नहीं सही है, लेकिन वो आपको बोलने से पहले वो तेरी यूज कर रहे हैं। मतलब टीचर हो के जब आप तेरा मेरा यूज कर रहे हो तो स्टूडेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या हो जाएगी? शैली हो जाएगी। तो चिंतन परक और आत्म कथात्मक इनकी शैली है। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, माय जर्नी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई सन 2015 ईस्वी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ख वाला प्रश्न है यहाँ पे। ख वाला प्रश्न कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में आंसर करना है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। मतलब कि इनका प्रकाश डालिए। प्रकाश डालने का मतलब ये नहीं टार्च लेके डाल दीजिए, अरे नहीं यार, मतलब कि लिखना है। कितने हैं यहाँ पे? 3 हैं कवि। जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय। ठीक है ना, यहाँ पे 3 हैं।
तीनों में से किसी एक का देना है तो मैं किसी एक का यहाँ पे लिया हूँ। बाकी वैसे आपका बहुत सारे भी पेपर सेट आएंगे, क्योंकि मैं 3 पेपर सेट लेके चलूँगा, वायरल मॉडल पेपर, रियल पेपर एंड एक गेस्ट पेपर। तो सबका आपको 7-7 सेट आपको प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे उत्तर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय, मतलब कि जैसे अभी हम लोग लेखक का देखे, अब हम यहाँ पे इनका देखने वाले हैं। सबसे पहले जन्म, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 23/1/1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान काशी। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। यह छायावाद के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी लेखन विधा की बात करें तो काव्य है, नाटक, उपन्यास, निबंध इत्यादि इनकी लेखन विधाएं हैं। कभी कभी पेपर में ये दिया जाता है कि निम्नलिखित में से लेखन विधा है, काव्य है, नाटक है, इस प्रकार से करके आता है, तो इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको कोशिश करिए क्या करें, याद करने की ज़्यादातर कोशिश करें। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, शैली प्रबंध काव्य एवं मुक्तक इनकी शैली है। प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, पथिक इत्यादि इनकी क्या है, जो प्रमुख रचनाएं हैं। तो प्रमुख रचनाएं इनकी याद कर लीजिए कौन कौन सी है? कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम और प्रेम पथिक इत्यादि इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 14/1/1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हुई थी भैया? वो मृत्यु हुई थी जयशंकर प्रसाद की। किसकी हुई थी? जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कोई इशू बिल्कुल भी नहीं। चलिए, अब यहाँ पे छठा प्रश्न आएगा आपका। ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द अथवा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। 5 नंबर का आपके पेपर में आएगा। तो यहाँ पे जो मैं लिया हूँ वो बहादुर कहानी का सारांश लिया हूँ। क्या लिखेंगे इसमें? बहादुर नेपाल का 12 से 14 साल का एक नाबालिग लड़का है जो अपनी माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर नेपाल छोड़कर शहर चला जाता है। शहर में लेखक की पत्नी निर्मला जी हैं, जो कि अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर पर नौकर से जुटी सुविधाओं को देखकर अपने घर भी नौकर रखने का विचार बनाती हैं। कौन? जो निर्मला की पत्नी जी हैं, और बहादुर को नौकर के रूप में घर में रख लेती हैं। पहले तो बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, लेकिन बाद में बहादुर के साथ मारपीट, गाली गलौज और चोरी का इल्जाम भी लगाकर पीटा जाता है, जिसके कारण बहादुर तंग आ जाता है और घर छोड़कर वो भाग जाता है। और फिर निर्मला और उनके परिवार बहादुर को ढूंढते हैं, लेकिन बहादुर नहीं मिलता। और अब निर्मला और उनके परिवार पछताते हैं और सोचते हैं कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात हम कह सकते हैं कि अब पछताने से कोई लाभ नहीं था, क्योंकि बहादुर घर छोड़कर क्या जा चुका था। बस यही आपको लिख देना है। एग्जामिनर चाचा 5 नंबर आपको दे देगा, टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद 7वां प्रश्न आएगा। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का रहेगा, 80 शब्दों में देना रहेगा। यहाँ पे कितने रहेंगे? आपके 6 रहेंगे। हर जिले के लिए अलग अलग रहेगा। मैं यहाँ पर एक जिले का सबसे पहले करवाऊंगा जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट है। चलिए, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि त्यागपथी का ज़्यादा डिमांड है, तो मैं त्यागपथी का करवाना चाहूँगा यहाँ पे। और जो बच्चे जिस जिले का ज़्यादा डिमांड करेंगे मैं उसका पहले करवा दूंगा। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु और मुक्ति यज्ञ, त्यागपथी, सत्य की जीत, आलोक वृत्त, श्रवण कुमार और रश्मि रथी। तो यहाँ मैं आपको रश्मि रथी का करवा रहा हूँ। कौन सा? रश्मि रथी खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा संक्षिप्त में यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे जो चतुर्थ सर्ग है उसी को मैं कर रहा हूँ सॉल्व। राजश्री भिक्षुणी न बन पाने के कारण अत्यंत ही क्षुब्ध रहती है। वह बराबर इसी प्रयास में रहती है कि किसी प्रकार वह संघ के शरण में चली जाए। दिवाकर मित्र उसे नित्य शिक्षा दिया करते हैं। वह एक दिन हर्ष से पूछती है, हर्ष मतलब बहुत उत्साह से पूछती है कि मैं आपके आदेशानुसार गृहस्थ बनकर आज तक राज्य के समस्त कठिन कार्यों को करती रही। निरंतर दिवाकर मित्र जैसे आचार्य का सानिध्य प्राप्त करके भी मुझे शांति नहीं मिल पा रही है। अतः आप मुझे भिक्षुणी बनने की आज्ञा प्रदान करें। हर्षवर्धन राजश्री को समझाता है, तुम्हारा त्याग किसी सन्यासिनी से कम नहीं है। मुझे
भी राज्य का कोई लोभ नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ संन्यास ग्रहण का आश्वासन दिया था। मैंने देश को जीतकर बहुत सी संपत्ति इकट्ठा कर ली है। उसे दीन दुखियों में बांटकर तुम्हारे साथ महल में भिखारी बनकर रहना चाहता हूँ। केवल भिक्षावृत्ति ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, हृदय का त्याग और नि इस स्पृहता भी एक आवश्यक है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये है। उसके बाद आपका खंड ख आएगा। तो खंड ख में आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक रिक्वेस्ट, क्या आप हमारी बात मानेंगे? क्या हमारी बात मानेंगे? अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम आपको मनवाएंगे, क्योंकि आप लोग हैं, अगर फेल हो गए ना तो फिर यार हमारी एसके स्टडी की क्या हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी कि यार एसके स्टडी से बहुत पढ़ता था, फेल हो गया। तो फेल तो नहीं होने देंगे, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि फेल तो आपको नहीं होने दूंगा। कुछ भी हो जाए, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन आपको फेल नहीं होने देंगे। ये आप गद्यांश स्वयं से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पूरा मैं सोल्यूशन भी करवा दिया हूँ। ये जो संस्कृत का गद्यांश है 7 नंबर का, इसको आप रट लाड़िए, ठीक है ना। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक का है, गृहीतवन्तः तक है। इसको आप कर लीजिए। इसका संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत दिनदर्शिका के पंचशील सिद्धांत पाठ से अवतरित है। फिर इसका अनुवाद है। इसको आप गद्यांश और पद्यांश, ये गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं लिए तो कोई बात नहीं, आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। एक चीज़, हाँ, आप जुनून बैच को यार ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको पिछले 4 सालों का विथ पेपर सोल्यूशन मैं करवा रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं। अब आपकी बारी है और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग ज्वाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पद्यांश है, आपकी इच्छा है तो भैया 7 नंबर का, ठीक है ना, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद 9वां यहाँ पे प्रश्न है, अगर आपको आवश्यकता है तो, मैं ये नहीं फोर्स कर रहा हूँ, नहीं, वैसे मैं दे भी रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको लास्ट 4 ईयर मिल जाएगा और कुछ मैं आपको मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूँगा। अब मुहावरे रहेगा। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अंगूठा दिखाना, पहाड़ टूट पड़ना, धूल में मिलाना, पानी पानी होना। मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, क्या आपको ये चारों का सोल्यूशन चाहिए? वो अभी तो मैं एक का करा रहा हूं। अगर आपको चारों का सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करो, तो मैं चारों का सोल्यूशन करवाना शुरू कर दूंगा। जो चारों बच रहे हैं यहाँ पे 3, उसका भी मैं करवा दूंगा। पानी पानी होना मतलब वस्तु देने से मुकर जाना, ठीक है। सॉरी सॉरी सर, पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे रहेगा उत्तर अंगूठा दिखाना। क्या होगा, अंगूठा दिखाना, यानी कि वस्तु देने से मुकर जाना। यहाँ पे गलत हो गया, इसको मैं सही करवा दूंगा, यानी कि अंगूठा दिखाना। वाक्य प्रयोग, अरे साहब, आपके सामने ही तो मोहन ने मुझसे 1 सप्ताह के लिए पुस्तक ली थी और अब तक लौटाने के नाम पर मुझे अंगूठा दिखा दिया। पानी पानी होना मतलब लज्जित हो जाना। पहाड़ टूट मतलब दुख आ जाना। धूल में मिलाना मतलब कोई भी कार्य करना, सांस भरा कार्य करना। इस बार सिलेबस में संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन के स्थान पर अपठित गद्यांश जुड़ा हुआ है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इसको तो मैं करवा दूंगा क्योंकि ये आपका अलग से ही रहेगा, तो इसके लिए मैं आपको अलग से समझा दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक ना, अपठित गद्यांश वाला। चलिए अगला यहाँ पे 11 नंबर है, क्या है, शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके आप लिखिए। सकल और शकल, तो सकल का मतलब संपूर्ण, शकल मतलब खंड होता है। अंश, अंश और अंशु, तो अंश का मतलब भाग्य होता है, अंशु मतलब क्या होता है, आपका किरण होता है। क्या होता है, किरण होता है, तो भाग और किरण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। धरा, मित्र, जलज, तो धरा का अर्थ भूमि और पृथ्वी, मित्र का अर्थ सखा, दोस्त, सहयोगी, जलज का अर्थ कमल, शंख और मोती हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 2 नंबर का है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए जिसका कभी भी अंत ना हो। अनंत, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। यहाँ पे 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, तो मैंने 2 वाक्यों को शुद्ध किया है। अगर आप इसकी भी डिमांड करेंगे सर चारों शुद्ध करा दीजिए, तो हम चारों शुद्ध करा देंगे, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। और यार वीडियो को लाइक कर देना यार, वीडियो को लाइक नहीं किया तो, और चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब जरूर से जरूर ठोक देंगे यार। हमें नहीं सुनना, देखिए इतना मेहनत हो रहा है यार लगातार आपके लिए, तो आप लोग कुछ तो करेंगे ना यार, सपोर्ट। परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए। मैंने अनेक बार यात्रा की है, केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं। महादेव वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री हैं, तो यहाँ लिखेंगे शुद्ध रूप, यहाँ केवल 4 पुस्तकें रखी हैं। यहाँ केवल, यहाँ 4 पुस्तकें, यहाँ केवल, यहाँ के बाद लगा देंगे। महादेव वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री हैं, तो महादेव वर्मा एक विशुद्ध कवित्री हैं, क्योंकि यहाँ पे जब कवि रहेगा कोई
मतलब मेल रहेगा, पुरुष रहेगा, तो यहाँ पे कवित्री लगेगा, ठीक है ना, प्रसिद्ध। लेकिन यहाँ पे कब फीमेल रहेगा, सॉरी, एक प्रसिद्ध के स्थान पे क्या हो, विशुद्ध लग जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे रस छंद अलंकार आएगा। तो यहाँ पे है आपका 12 का श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण और उसका उदाहरण दीजिए, 2 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे वीर रस, वीर रस क्या होता है, मैंने वीर रस को लिया है। उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, मंगल सगुन हो ही सब काहू, फर कहीं सुखद विलोचन बाहू, भरत ही साहस समाज उछाहू, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू। ये आपका क्या है, वीर रस है। यहाँ पर यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की क्या प्राप्त हो रही है, दशा प्राप्त हो रही है। ख वाला यहाँ पे श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। श्लेष अलंकार क्या होता है, जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, तारा सो तरनी धूरी धरा में लागत जिमी, थारा पर पारा पारावार यो हलत है, ठीक है ना। उसके बाद है आपका सोरठा और छंद, कुंडलिनिया छंद का उदाहरण सहित आप लक्षण लिखिए, 2 नंबर का है। तो यहाँ पे मैंने कुंडलिनिया छंद लिया है। परिभाषा क्या लिखेंगे, यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला जुड़कर कुंडलिनिया छंद बनाता है। उदाहरण के लिए, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता परौया यज्ञ करावन हार। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका कुंडलिनिया हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर यहाँ पे, समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखे अथवा ऋण प्राप्ति हेतु बैंक की शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखे, 6 नंबर का। तो यहाँ पे मैंने आपको एक प्रोपोगंडा तैयार करके दे दिया है, सेम टू सेम करना है, बस इसी में आप अपने मन से जो मन में आए भर दो। एग्जामिनर 6 नंबर आपको गारंटी के साथ दे देगा, ठीक है ना। यहाँ पे बस थोड़ा विषय बदल देंगे, ये कर देंगे, और बैंक का है तो आप ऋण वाला कर देंगे, ठीक है ना। इतना आप क्लियर रखिएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे लास्ट वाला प्रश्न क्या है आपका, निबंध लेखन है। क्या है यहाँ पे, निबंध लेखन आएगा। कितने नंबर का आएगा, 9 नंबर का निबंध लेखन आएगा। इसको तो तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, आतंकवाद की समस्या, कारण और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा। इस पर आपका क्या आने वाला है, निबंध आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है किसका, आतंकवाद पर। देखिए थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है, मेरे प्रिय कवि पर हो गया है, ठीक ना। लेकिन ये क्या रहेगा, आतंकवाद। यार अब इतना जब दो तीन दिन लगातार मेहनत होती है ना, क्योंकि पहले क्वेश्चन ढूंढो, फिर टाइप करो, फिर आपके लिए लेकर आओ प्रिंट आउट, यार मतलब कह सकते हैं बहुत टाइम लग जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसको मैं सुधार करवा दूंगा। आतंकवाद पर निबंध। यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, आतंकवाद का अर्थ। प्रस्तावना भी डाल सकते हैं या आतंकवाद का अर्थ डाल दीजिए, कोई बात नहीं। आतंकवाद पूर्णतया अनर्थकारी होते हुए भी अर्थ से भारी कद का है, जिसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, मजहबवाद और संप्रदायवाद का बड़ा भाई कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि इन सभी वादों का विभस्त रूप आतंकवाद है। वस्तुतः आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी न कोई जाति है, न धर्म है, न समाज है और न कोई राष्ट्र है। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा स्वार्थांत होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है, जिसमें राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता है। इसके बाद आतंकवाद के कारण और उद्देश्य क्या क्या है, तो अर्थ के अंतर्गत प्रस्तुत आतंकवाद के मात्र एक माध्यम होता है, उसके हाथ और हथियार किसी दूसरे के होते हैं। आतंकवादी तो लक्ष्यहीन होता है, उसे दिशा भी दूसरा व्यक्ति ही बताता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रगति की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पथ पर
पत्थर रखना चाहते हैं। मतलब कोई भी राष्ट्र ये नहीं चाहता कि हमारा भारत आगे बढ़ जाए। आतंकवाद भी एक पत्थर ही है जो जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र आदि के माध्यम बनाकर प्रगति पथ पर गतिरोधक बनाकर रखा जाता है। गतिरोधक पूरे देश में अस्थिरता पैदा कर देता है, जिसके पीछे एक घृणित और कुत्सित महत्वाकांक्षा होती है। अब भारत में आतंकवाद, इसमें क्या लिखेंगे? आतंकवाद की आग में सर्वाधिक पीड़ित देश भारत है। हालात यहाँ तक आ पहुँची है कि 13 दिसंबर 2001 में को हमारी संसद पर भी हमला हुआ। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ होने की पुष्टि हुई थी। ऐसा ही हमला जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी हो चुका है। हमारे भारत में आतंकवाद, यहाँ में रहेगा, आतंकवाद का सिर दिनों दिन उठ रहा है। पंजाब और असम इस संत्रास से कुछ समय पहले ही बाहर आए हैं। कश्मीर कभी की स्थिति ऐसी है कि वहाँ अपनी व्यथा कथा को सुना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बुरी हालत है। क्योंकि उनके मुंह पर मात्र अपने देश के देशद्रोहियों के हाथ ही नहीं, अपितु कई विदेशी देशों के भी हाथ हैं। असम आज भी बोडो आंदोलन की आग में झुलस रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत में आतंकवाद दिनों दिन जोर शोर पकड़ रहा है। आतंकवाद के अंत के उपाय क्या है? मतलब कैसे इसको उपाय अंत किया जा सकता है? तो आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा। असद्भावना के प्रसार की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी जो भटकाव के रास्ते पर है, उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें देशभक्ति की भावना का प्रचार किया जाए। आतंकवादियों से किसी प्रकार का समझौता राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। उन्हें देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे देना चाहिए। किसको? आतंकवादियों के। उपसंहार क्या है? तो उपसंहार में इसको आप नोट कर सकती हैं, ठीक है ना। तो देख लिए, तो यहाँ पर मैंने आपको ये जो रियल पेपर दिया था उस दिन, यही दिया था ना मैंने। पंजाब में नंबर पक्का किया था आपका 100 नंबर। तो इसका मैं आज आपको फुल सोल्यूशन बनाया वीडियो, कितने मिनट में? वो भी 37 मिनट में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और आने वाले दिनों में आपका 7 सेट प्रोवाइड करूँगा। हर एक सेट इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर आने वाला नहीं है, गारंटी है पास होने की। पास हो जाओगे, परेशान मत हो आप, चिंता मत करो, कुछ नहीं पड़े कोई बात नहीं। SKM स्टडी है ना, आपकी पूरी तैयारी करवा देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।